अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अॼु जी ॻाल्हि में मां आहियां जी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, तालिबान पारां हिकु महीने लाइ सीज़ फायर जी ॻाल्हि कई वई आहे त ॿिए तरफ़ वफ़ाक़ी सरकार बि टारगेटेड कार्रवाइयूं बंदि करण जी ॻाल्हि कई आहे, पर इहो बि चयो आहे त जेकॾहिं विढ़ाकनि पारां कार्रवाई कई वई त उन जो भरपूर जवाबु ॾिनो वेंदो। ॿिए तरफ़ ॻाल्हि कंदासीं सिंध जी राजधानी कराची ऐं ॿियनि शहरनि जी सूरत हाल जी, जिते अमन अमान जी सूरत हाल इंतिहाई ॻणतीअ जोगी आहे। चयो थो वञे त कराची ऑपरेशन साल खां वधीक अरसो बि जारी रही सघे थो। अॼु के प्रोग्राम में इन मौज़ू ते ॻाल्हाईंदासीं। असां सां स्टूडियो में मेहमान आहिनि तहरीक इंसाफ जा MP खुरम शेर जमान साहब। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ लाएं। खुरम साहब, पहले मुझे ये बताएं कि ये जो सीज फायर का ऐलान किया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, अच्छा कदम है और कोई भी ऐसा काम किया जाए जिसमें इंसानी जानें बच जाएं तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा इक़दाम होगा, चाहे वो हुकूमत की तरफ से हो चाहे वो तालिबान की तरफ से हो। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम अपनी आंखों को बंद कर दें। हमें अपनी आंखों को खोल के रखना पड़ेगा। इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि क्या ये सीज फायर की वजूहात कुछ और तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने आप को और प्लान कर रहे हैं ये। और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान ने इसे एक्सेप्ट किया है और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम भी जो है अपने अटैक्स को होल्ड करेंगे, तो इसका मतलब भी वो बिल्कुल ये ना समझें कि हम डर गए हैं या हम उनको मौका दे रहे हैं। हमें अपनी आंखों को खोल के रखना पड़ेगा। ये पाकिस्तान को संभालने का वक्त है, पाकिस्तान को काबू में रखने का वक्त है और इस बात को हमें जो है पाबंद करना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है वो सबसे पहले है और हर चीज़ उसके बाद आती है। अच्छा खुरम साहब, हुकूमती कमेटी और तालिबान कमेटी के बीच में जो बातें डेडलॉक का शिकार हुई थी, आप समझ रहे हैं कि बैकडोर जो है मुज़ाकरात जारी रहे थे हुकूमत के? मैं समझता हूँ मुज़ाकरा तो चल ही रहे होंगे, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का और हमें सबको इसको सपोर्ट करना चाहिए। और वक्त के साथ साथ मैं समझता हूँ कि बेहतरियाँ आएंगी और वो ज़रूर आएंगी। अच्छा, वफाकी घर वजीर ने यह भी कहा है कि तालिबान की तरफ से अगर कोई भी कार्रवाई की गई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। आज भी इस्लामाबाद में 11 से ज़ायद लोग जो हैं वो मारे गए। तो आप समझते हैं कि अगर हम जवाब देने की सलाहियत रखते हैं तो क्यों इतना वक्त ज़ाया किया जा रहा है बातों में? देखें, इनसे सबसे पहले ये पूछा जाए कि क्या हम इसकी भी जरूरत नहीं रखते हैं कि जो इतने सालों से हमारे मुल्क के अंदर ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं उसकी भी तो जरूरत रखते हैं ना हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं और हमारा ये हाल बना दिया गया है कि जैसे हम कोई बनाना रिपब्लिक है। तो हमें अपनी रेड को कायम करना पड़ेगा, चाहे वो अगेंस्ट किसी भी जो है एक्सट्रीमिस्ट टेररिज्म फोर्स के खिलाफ हो, चाहे वो कोई भी हो। हमें इस बात को हर शख्स को, हर डिपार्टमेंट को, दुनिया के हर मुल्क को ये बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो खुद मुख्तार मुल्क है और पाकिस्तान अपनी सरजमीन के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई जरायत जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिसकी भी नज़र हमारे मुल्क के ऊपर उठेगी, चाहे वो मुल्क के अंदर हो चाहे वो मुल्क के बाहर हो, हम उसे बर्दाश्त किसी हाल में नहीं करेंगे। और देखें कि आपके नॉलेज में मैं बात डालूं कि 2005 के अंदर जो है ना इन चीज़ों की प्लानिंग हुई थी और ये चीज़ें सामने भी आई थी कि US इंटेलिजेंस हो गई, SCI हो गई, इनकी ये प्लानिंग है कि 2015 तक इन्होंने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, पाकिस्तान के अंदर एक सिविल वॉर जैसा हालात पैदा करने हैं। तो कौम को इस बात को ज़रूर समझना पड़ेगा, इन बात को मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि देखें ये जो लोग हैं ये जो कुछ भी कर रहे हैं इनके पीछे कौन है, क्या ये हथियार कहाँ से आ रहे हैं? क्या पाकिस्तान आर्मी इनको हथियार दे रही है? नहीं। क्या हमारी गवर्नमेंट हथियार दे रही है? ऑफ कोर्स नॉट। क्या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो दे रही है? नहीं। देखिए, वो तमाम दुश्मन अनासिर मुल्क हैं जिसमें ख़ास तौर पे हम अमेरिका को कहेंगे, उसमें हम इसराइल को कहेंगे, हम इंडिया को कहेंगे। और आप देखें कि इंडिया के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर इंडिया ने कितनी सारी अपनी एम्बेसीज खोली हुई हैं। क्या एक मुल्क को किसी मुल्क के अंदर इतनी सारी एम्बेसीज की ज़रूरत है? तो ये वहाँ बैठ के प्लानिंग करें कि हमने पाकिस्तान को किस तरह डिस्टेबलाइज करना है। कौम को ये बात समझना ज़रूरी है कि हमारा दुश्मन कौन है और हमारा दोस्त कौन है। अगर हमने दुश्मन और दोस्त के बीच में फ़र्क नहीं रखा तो फिर हमारे आने वाले हालात जो हैं बहुत बुरे हो जाएंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें यह कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये वक्त ऐसा है कि हमें अपनी सियासत छोड़नी पड़ेगी, अपने पॉलिटिकल गेन्स छोड़ने पड़ेंगे और हमें मुल्क और मुल्क के मफाद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि तालिबान के खिलाफ जो टारगेटेड कार्रवाई शुरू की गई थी हुकूमत की तरफ से, उससे डर के तालिबान मुज़ाकरात के लिए आमादा हो गए एक बार फिर? देखिए, मैं समझता हूँ टारगेटेड कार्रवाई तो नहीं थी। टारगेट कार्रवाई तो वो है जो कराची शहर के अंदर हो रही है। उधर तो मेरे ख्याल से ये था कि बेसिकली रिटेलिएशन ही की जा रही थी, जो उनके टारगेट से वहाँ पे हिट किया जा रहा था। टारगेटेड कार्रवाई अगर राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे कंटिन्यूस बेसिस पे होती रहती ना तो आज ये हालात नहीं आते। ये तो आप कुछ ग्रुप्स को इतना टाइम दे देते हैं, वो इतना मजबूत हो जाते हैं, फॉरेन कंट्री से उनको इतनी एड्स मिलती हैं, तो जब जाके हालात हो जाते हैं। देखिए ना, बातें तो बहुत आती है, लोग कहते हैं कि UAE इन्वॉल्व है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज, बलूचिस्तान की साइड को डिस्टेबलाइज करने में, कुछ गवादर पोर्ट के उनके इंटरेस्ट हैं।
कुछ लोग कहते हैं कभी ईरान का नाम ले लेते हैं, कहीं से कभी, मतलब कितने सारे मुल्क हैं जो पता नहीं किन किन वजूहात की बिना के ऊपर पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं। तो देखें, हम अगर एक कौम होके खड़े होंगे और ऐसी जो आपके दुश्मन अनासर मुल्क हैं उनको ये समझ में आ जाएगा कि एक कौम है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता है। उसका एग्जाम्पल आपके पास ईरान का है। ईरान के ऊपर देखें, दुनिया का कौन सा ऐसा सैंक्शन है जो नहीं लगा हुआ था, हर किस्म का सैंक्शन ईरान के ऊपर लगा हुआ था। लेकिन ईरान देखें आज भी एक कौम होके खड़ी हुई है और वो सैंक्शन भी उनके कुछ नहीं बिगाड़ सके। आखिरकार जब अमेरिका ने आके उनके आगे घुटने टेके हैं, और वो तो दुनिया खैर समझती है कि अमेरिका ने घुटने टेके, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि ये सारा ड्रामा था। और आप देखिएगा तारीख में, आप कहीं लिख लें कि अमेरिका खुद ईरान को जो है एटॉमिक पावर बनाएगा और स्लोली स्टडी तैयार करवाएगा, बिकॉज उसने ईरान को, शायद ऐसा मुझे महसूस होता है कि सऊदी अरब के खिलाफ खड़ा करना है। अच्छा, अब जो तालिबान की तरफ से मुज़ाकरात की बात की गई है, सीज़ फायर की बात की गई है 1 महीने के लिए, तो आप समझते हैं कि वो वाकई टारगेट कार्रवाई से खौफजदा हो गए या ख़ुद को मुनज़्ज़म करने के लिए उनको कुछ वक्त चाहिए? मैं नहीं समझता हूँ कि टारगेट कार्रवाई से वो जो है खौफजदा हो गए हैं, और दूसरा मैं ये भी नहीं समझता हूँ कि वो अपने आप को जो है ना कुछ और मतलब ग्रुपिंग कर रहे हैं। क्योंकि देखें, कुछ रिपोर्ट्स तो हमारी इंटेलिजेंस की ऐसी हैं कि दे आर ऑलरेडी थ्रू आउट योर कंट्री, हर जगह वो फैले हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। ये जो ग्रुप्स हैं इनके अंदर भी कम नहीं बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक अच्छी सोच हमें रखनी चाहिए कि उनका एक अच्छा इनिशिएटिव है और उनकी क्या डिमांड्स हैं उनको भी सुन लेना चाहिए। ज़रूरी तो नहीं है कि 10 डिमांड्स हैं आप 10 सुने, हो सकता है 9 पे आप उनको आमादा कर लें अपनी बातों पे, एक बात उनकी सुन लें। तो जब टेबल टॉक्स होंगी, जब आप बातचीत करेंगे तो ज़रूर हल निकलेगा। अच्छा, आप समझते हैं कि कोई तब्दीली आई है कि जो तालिबान है वो मुज़ाकरात के टेबल पे आना चाह रहे हैं? देखिए, तब्दीली तो डेफिनेटली है ना। उनको ये चीज़ नज़र आई है कि कुछ तो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो वो अमन चाहती हैं, ठीक है ना। और लेकिन अगर देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर मुज़ाकरात की बात भी की तो हमारा जो पहला एजेंडा था वो पीस था, अमन था। देखिए, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं मुल्क के अंदर अमन रहे, हम चाहते हैं लोगों को हम अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें, लोगों को हम अच्छी एजुकेशन दें, एक मुल्क को हम आगे चलाएं, मुल्क को आगे बढ़ाएं। दुनिया में जिस तरह बाकी के मुल्क तरक्की कर रहे हैं, बांग्लादेश कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, इंडिया के बारे में तो आप मिसाल दे नहीं सकते क्योंकि तो ऑलरेडी उनकी इकॉनमी इतनी आगे चली गई है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर इकदाम अच्छे उठाए जाएँ, कोशिशें अच्छी की जाएँ, तो अगर आपके सामने जितना भी सख्त दिल इंसान हो वो आपके लिए अपने दिल के अंदर कुछ तो नरमी पैदा कर ही देता है। और एक प्लानिंग इंसान करता है, एक प्लानिंग खुदा की भी होती है। तो मुश्किलात तो ज़रूर आती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अगर आप कोशिश नेक नियति से करें तो आपकी कामयाबी डेफिनेटली होगी। अच्छा, इस बात पे कोई शक नहीं कि तालिबान अपना निज़ाम लाना चाह रहे हैं। इमरान खान साहब का बयान आया कि अगर तालिबान ने अपना निज़ाम लाने की कोशिश की तो सबसे पहले बंदूक मैं उठाऊंगा। तो अब क्यों नहीं उठाई जा रही बंदूक, जबकि ये तो बात तय है कि वो अपना निज़ाम लाना चाह रहे हैं? देखिए, खान साहब ने कहा कि अगर वो अपना निज़ाम लेकर आना चाह रहे हैं, बकौल आपके मैंने स्टेटमेंट अभी तक सुनी नहीं है, और मैं बंदूक उठाऊंगा, तो जाहिर है कि उनके खिलाफ तो हर इंसान बंदूक उठाएगा ना। देखिए, ये पाकिस्तान है, ये किसी की जायदाद नहीं है। ये हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बनाया हुआ मुल्क है, हमारे बुज़ुर्गों की, अल्लामा इकबाल की, और कितने बड़े ऐसे लोग हैं जिनकी जो है जाने गई हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अगर कोई आजकल आ जाता है और गोली के ऊपर, बंदूक के जोर के ऊपर आके अगर कोई चीज़ नाफिज करना चाहता है तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये हमारा मुल्क है। लेकिन ये बात तो तालिबान बज़ाहिर कई दफ़ा कह चुके हैं, तो खान साहब अब किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि क्या अभी भी आप समझते हैं कि इंतज़ार की ज़रूरत है, जबकि आप लोग तो हमेशा इस बात के हामी रहे हैं कि नहीं, टॉक्स की जाए उनके साथ? देखिए, हम आपको एक बात बता दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहता है, वो है पाकिस्तान। हम आज भी पाकिस्तान कहेंगे, हम पहले भी कहते थे और हम कल भी कहेंगे। लेकिन मकसद ये है कि हम नहीं चाहते हैं कि खून खराबा हो। लेकिन अगर हमारे खिलाफ, हमारे लोगों के खिलाफ अगर किसी भी किस्म की ऐसी कार्रवाइयाँ की जाएंगी तो हम मुसलमान हैं सबसे पहले, हम उसके बाद पाकिस्तानी हैं। हमारी किताब क्या कहती है, हमारा कुरान क्या कहता है? हमारा कुरान क्या ये कहता है कि अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मारे, या अगर एक भाई जो है दूसरे भाई को मारे, तो उसमें क्या क्या फैसला है? तो देखिए, यहाँ पर तो आके आपकी दीन की बात आ जाती है। आप फिलहाल अपने मुल्क को भी छोड़ दें, हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो आप कैसे कह सकती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोच ऐसी हो सकती है? देखें, ये मीडिया के अंदर एक कॉन्स्पिरेसी चलाई गई है, कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर कुछ पॉलिटिकल लोगों ने ये कोशिश की है, क्योंकि इनको देखें बर्दाश्त नहीं है।
आज सुबह सिंध के अंदर भी आप देख लें तो हर दरवाजे से, हर घर से, हर माँ, हर बहन, हर बुजुर्ग के दिल से एक ही आवाज़ निकलती है, वो निकलती है इमरान खान। वो एक ही आवाज़ निकलती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो देखिए, ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये कारोबारी लोग हैं, ये सियासत करने नहीं आए। सिंध के लोगों ने इन्हें आज नहीं, पिछले 40 साल से देख लिया कि इन्होंने मुल्क के लिए क्या किया है। इन्होंने कुछ नहीं किया है। इनका जो बेसिक मकसद है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तालिबान के नाम के ऊपर बदनाम करना है। लेकिन अगर लोग सोचें, एक नेक नियति से, अपने दिल से सोचें, अपने दिमाग से सोचें, तो क्या हमारी सोच गलत है? क्या आपने आज तक कभी ये बात सुनी कि कराची के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मिलिटेंट विंग है? कभी आपने सुना? मैं आपसे पूछता हूँ, किसी एजेंसी से पूछें। हम कभी भी बंदूक उठाने वाले लोग नहीं हैं, हम कलम से लड़ने वाले लोग हैं। चाहे हमें ये जितना मारें, चाहे हमें ये जितना बदनाम करें, फैसला तो देखें कौम ने करना है, और तकदीर अगर लिखनी है तो खुदा ने लिखनी है। ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, वक्त है ब्रेक, जो उठाना ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि उनको मुज़ाकरात के हवाले से एतमाद में नहीं लिया गया। आमतौर पे यही तासुर पाया जाता है कि मुल्की सलामती की पॉलिसी पे सियासी पार्टियां जो है सियासत ही करती रहती हैं। इस पर आप क्या कहेंगे कि अब भी सियासी पार्टियों की एक राय सामने आ गई है कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया? आप खुर्शीद शाह साहब के बारे में बात कर रही हैं? जी। सखर से इनका वास्ता है जी। मैं 3 दिन पहले सखर में गया था। जो हालत मैंने सखर की देखी है ना, तो मैं समझता हूँ कि मैं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ कि ऐसे शख्स की एक किसी कमेंट के ऊपर मैं बात करूँ। जो हाल सखर का है, मैं जो है प्रोटेस्ट करते हुए आपको ऐसे शख्स की किसी स्टेटमेंट के ऊपर जवाब देना ही मुनासिब नहीं समझूंगा। जो हाल मैंने लोगों का देखा है, अल्लाह ने हमें बहुत इज्जत दी सखर में, बहुत बड़ा जलसा हमने करा। लोग आए, लोग बैठे, उन्होंने हमारी बात सुनी, और हम जब निकले हैं और जब हम उस एरिया के अंदर आए हैं तो हमें नजर आ गया कि लोग हमें इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं। सखर का हाल तौबा इस्तगफार में कहता हूँ, मैं कान पे हाथ रखूं, किसी जगह से गुजरते हुए गटर के अलावा, कचरे के अलावा, टूटे हुए रोडों के अलावा, बंद अंधेरी गलियों के अलावा, गुर्बत के अलावा और बड़ी बड़ी हरियाली ज़मीनों के अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आया। तो साफ नज़र आया सखर के अंदर कि ये जो है जागीरदारों का और ज़मींदारों का इलाका है। जहाँ तक ज़मीनें इनकी हैं वहाँ तक हरियाली है। तो जो इंसान अपने अगर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर के भी हालात बेहतर नहीं कर सकता, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसे पॉलिटिशियन के स्टेटमेंट के ऊपर मैं कोई भी आपको जवाब दूँ। आई एम सॉरी। अच्छा, कराची में अमन अमान के हवाले से आप क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि टारगेटेड ऑपरेशन 1 साल से ज़्यादा अरसा भी चल सकता है। देखिए सबीन, मैं आपसे बताऊं कि आप यकीन करें कि हमारे मुल्क को तोड़ने की कोशिशें हर तरफ से की जा रही हैं, और ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। ठीक है, देखें, मैं आपसे लास्ट शो में भी मैं आपके पास बैठा था, मैंने आपसे बात कही थी कि अगर मुल्क की वफादारी की बात हो तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वफादार नहीं है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफादार नहीं है। ठीक है, और बहुत सी चीज़ें हैं, इसके ऊपर बहस नहीं करूँगा। लेकिन सभी हमारे मुल्क के अंदर ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कि जो इन्वॉल्व हैं इन तमाम मामलात के अंदर, जिनके बहुत ही बड़े मिलिटेंट विंग्स हैं, जो वेस्ट के ऑर्डर्स के ऊपर मुल्क का और सूबे का निज़ाम चला रही हैं। हमें उन्हें एक्सपोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुदारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है, इन चीज़ों को समझें। बहुत से फैक्टर्स हैं, सिर्फ पॉलिटिकल फैक्टर्स नहीं है, रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, जिसके बारे में बहुत सी पार्टीज हैं जो हर वक्त कहती भी रहती हैं। तो उन चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अब एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। थर्सडे वाले दिन जो आखिरी इजलास हुआ असेंबली के अंदर, उसमें जो है फैसल सब्जवारी साहब ने जो है एक करारदार लेकर आए। उस करारदार के अंदर ये था कि उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को और ऐसे ग्रुप्स को बैन किया जाए जो तालिबान दहशत गर्दों को सपोर्ट करती है। उसमें पीपल्स पार्टी ने भी अपना स्टेटमेंट दिया और नून लीग ने भी स्टेटमेंट दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो मेरा स्टेटमेंट था वो ये था कि हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं आपकी करारदार को,
कि तालिबान जैसे दहशत गर्दों को जो है हम भी सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन मैंने कहा स्पीकर साहब आप ये बताइए कि दहशत गर्द की डेफिनेशन क्या है? क्या दहशतगर्द सिर्फ वही है जिसका नाम तालिबान है? क्या वो दहशतगर्द नहीं है जो कराची शहर के अंदर दिन दिहाड़े सूबे सिंध में जो है हमारे शहर भर में पुलिस वालों को मारते हैं, जो हमारे रेंजर्स को मारते हैं, जो पॉलिटिकल जो है पार्टीज के डिफरेंट लोगों को टारगेट किलिंग में मारते हैं? तो देखें हम जो है ना एक जगह के फंस गए हैं। हमें जो है एक जगह पे आके डाल दिया गया है तालिबान तालिबान तालिबान। यहाँ पे सारे तालिबान हैं। ये आप बताएं कि जो मासूम लोगों की जानें ली जा रही हैं, रोज का कराची शहर में 10-12 आदमी मर रहे हैं। ये तो वो है जो आपको आवाज आ रही है। कितनी बोरी बंद लाशें मिल रही हैं आपको, कितने लोग जो हैं वो छोटे मोटे दस्ती बमों में, कभी लियारी में, कभी कहाँ पे मर रहे हैं। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट क्या केस में भी सामने आई थी। बिल्कुल, तो डीजी क्या रेंजर्स ने भी कहा है कि सियासी पार्टियां अस्करी विंग्स को खत्म करने, वरना हम कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है ना। उनका क्या स्टेटमेंट, आपने क्या फरमाया है कि सियासी पार्टीज अपनी पॉलिटिकल विंग्स खत्म करें वरना हम उन अस्करी विंग्स के खिलाफ एक्शन लेंगे? नहीं, उनको ये कहना चाहिए कि सियासी पार्टीज अपने अस्करी विंग खत्म करें, नहीं तो इनकी पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म किया जाए। मैं कहता हूं कि जिस पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी के पास अस्करी विंग है, उस पार्टी को कोई अख्तियार ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदर सियासत करे। उन लोगों का काम ही नहीं है कि वो असेंबलीज के अंदर बैठे और इस मुल्क की तकदीर का फैसला करें। लेकिन अगर किसी पार्टी के खिलाफ या किसी पार्टी में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो आप देखते हैं सूरत हाल कितनी वो हो जाती है, प्रेशर इतना आ जाता है कि जो है किराए हो जाती है कि नहीं ऑपरेशन हमारी पार्टी के खिलाफ किया जा रहा है। यही तो बात है कि जब अपनी रिट गवर्नमेंट जो है अपने मुल्क के अंदर कायम नहीं कर सकेगी तो हम बाहर मुल्क में लोगों से क्या कर सकेंगे? वो तो इसी तरह के ड्रोन अटैक्स हम पे करेंगे। हमें देखें चेहरों के ऊपर से नकाब हटाना सबीन बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं नहीं कहता हूं कि किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट किया जाए, ये गलत है। जो भी हैं, जितनी भी है, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, पहले एक होते तब 4, 5, 6 हो गई हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये शिकायत आपको कभी नहीं मिलेगी। जिस दिन ये आवाज आएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई पॉलिटिकल कोई अस्करी विंग है, मैं खुर्रम शेर जमान उसी दिन रिजाइन करूंगा इस पार्टी से। अच्छा, आप किस तरह देख रहे हैं कराची ऑपरेशन किस सिमत में जा रहा है? आप समझ रहे हैं कि अगर ये ऑपरेशन 1 साल से ज्यादा अरसा जारी रहा तो कराची बिल्कुल अमन का गहवारा बन जाएगा? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि ये तो वो चीज है कि नॉर्मल रूटीन है ये। देखिए दुनिया में आप देखें, सबीन यूएस में देखें, ब्राजील में देखें, कितनी क्यूबा के अंदर देखें, कितने मुल्कों की है ये चीजें। दुनिया भर में मुल्कों के अंदर ऑन कंटिन्यूस बेसिस सालों साल 40-40 साल चलती रहती हैं। देखें ये क्या एक्शन है बेसिकली? ये ऐसी चीज है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शहर को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। ये लोग वो हैं जो बैंक डकैतीज के अंदर इन्वॉल्व हैं, ये टारगेट किलिंग में इन्वॉल्व हैं। ये तो एक बेसिक प्रैक्टिस है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना है जो यहाँ पे पुरअमन जो सिटीजन्स हैं उनको जीने नहीं दे रहे हैं, उनको जिंदगी नहीं गुजारने दे रहे हैं। इसमें कोई तीर तो नहीं मार रही गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन्होंने वोट लिया है, अगर वोट लेके हुकूमत में आके अगर ये शहर को अमन ना दे सकें तो फिर क्या फायदा? ये तो हर वक्त होना चाहिए और मैं अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट के इस काम को, हर वक्त होना चाहिए। देखें अगर ये काम इन्होंने 5 साल पहले सबीन किया होता तो आज 6ठे साल में हम ऐसे तो नहीं होते जो हाल आज हमारा है। कितनी मासूम जाने बच जाती, अगर जाने जाती भी तो उन्हीं क्रिमिनल्स की जाती ना। क्रिमिनल को मारने में हम क्यों डरें? ये तो पूरी एक प्लानिंग है कि कराची को जो है वो अलग कर दिया जाएगा, उसको तोड़ दिया जाएगा, बलूचिस्तान को बलोचों के ऊपर कर दिया जाएगा, केपीके के अंदर को तालिबान का ड्रामा कर दिया जाएगा। देखें हम तो अपनी जान दे देंगे, अपना खून का एक एक कतरा दे देंगे, लेकिन अपने मुल्क को कुछ नहीं होने देंगे। हम नेक नियति से बैठ के हुकूमत कर रहे हैं, केपीके के अंदर भी कर रहे हैं। हमारी कोशिशें जो हैं वो अच्छी हैं, हमारी नीयत अच्छी है, कामयाबी तो देखें अल्लाह ने देनी है। और जब वोट की बात आएगी तो सियासत करेंगे जब इलेक्शन का टाइम आएगा। अभी हमने सियासत क्या करना करके। अच्छा, पुलिस में सियासी मुदाखलत के हवाले से आप क्या कहेंगे? एआईजी की मुकर्ररी के हवाले से भी ये खबरें आ रही हैं कि वफाक और सिंध हुकूमत में जो है वो तकरार चल रहा है इस हवाले से। देखिए बेसिकली पुलिस की जो भर्तियां होती हैं वो तो लोअर लेवल्स के ऊपर होती हैं, ठीक है ना, कि पुलिस के अंदर अगर नौकरियां आई हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना इस तरह करती हैं, जो कि गलत है और अभी भी हो रहा है वो। अच्छा, अब रही बात एआईजी डीआईजी की, तो उसमें देखें मैं सभी समझता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर हुकूमत है और वो अगर ऐसे आईजी या डीआईजी को लाना चाहते हैं
जिन पे उन्हें ट्रस्ट है और वो समझते हैं कि वो बेटर परफॉर्मेंस दिखा सकेगा। क्योंकि देखेंगे जैसे शाहिद हयात हैं, शाहिद हयात को गवर्नमेंट की बैकिंग है, वो शख्स किसी से डरने वाला नहीं है, क्योंकि उसको ये पता है कि उसके पीछे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं कि अगर वो नेक नीति से काम कर रहा है तो उसे काम करने दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ अगर हायर लेवल के ऊपर अगर किसी फेस को गवर्नमेंट लेकर आती है तो वो मेरी नज़र में गलत नहीं है, लेकिन अगर लोअर लेवल्स के ऊपर आप भर्तियां करते हैं तो वो बहुत गलत है, क्योंकि फिर आपको पता ही नहीं आपने क्या करना है। आपको ये नहीं पता कि आप कहाँ बैठे हुए हैं, आप किसके साथ हैं। अगर एक एज एन एमपी भी मैं बताऊँ कि मेरे साथ पुलिस फोर्स है तो मुझे नहीं पता कि उसकी जो है कौन सी पार्टी के साथ उसकी जो है एफिलिएशंस हैं। अच्छा, सिंध में तालीमी मयार के हवाले से आप क्या कहेंगे? सैटरडे को सेमिनार भी हुआ था जिसमें सीएम साहब और वजीर तालीम ने कहा था कि सिंध में तालीम के मयार को बेहतर बनाने के लिए उसकी निगरानी की जाएगी। कितनी बार हम कस्में उठाएंगे, क्योंकि अब जब असेंबली मेंबर बनते हैं तो कस्में उठाते हैं, मिनिस्ट्री मिलती है तो कस्में उठाते हैं, जब उनका पास नहीं होता तो आप समझते हैं कि बार बार ये चीज़ दोहराने से इस पर कोई असर पड़ेगा? सिंध का तालीमी निज़ाम तो सभी बहुत बुरा हुआ है, बुरा हाल है। और आप यकीन करेंगे अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अंदर अगर निसार खोड़ो जैसा शख्स अगर निज़ाम को ठीक नहीं कर सका तो इनकी गवर्नमेंट में और कोई नहीं कर सकता। निसार खोड़ो एक, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, एक अच्छे इंसान है और मैं समझता हूँ कि ये शख्स अगर चाहे तो कर सकता है। अगर इन्होंने भी नहीं करा तो फिर मैं कहता हूँ कि सिंध के लोग अपनी कानों को भी बंद कर दें, अपनी आँखों को भी बंद कर दें और अपनी सोचों को भी बंद कर दें। फिर इस सियासी पार्टी से जो है ना आपको कोई और शख्स नहीं मिल सकता जो तालीम के निज़ाम को ठीक कर सके। एक अच्छा इंसान है, केपेबल इंसान है और पावरफुल इंसान है, उसके पास इख्तियारात हैं और हम सिंध असेंबली में हमने उनको जो है पूरा फ्री हैंड दिया। हम उन्हें बताते हैं कि निसार साहब देखें इतने सारे स्कूल बंद हैं, मेरे हल्के के अंदर सभी ना आप छोड़ें सब कुछ, आप जो है इंटीरियर सिंध को छोड़ें। मेरा जो हल्का है PS 112 वो कराची का सबसे ज्यादा पोश एरिया है। ये वो हल्का है NA 250। जब कहा जाता है कि पूरे पाकिस्तान को कराची चलाता है तो पूरे कराची में जो NA 250 है वो पूरे कराची को चलाता है, आप समझिए पूरे मुल्क को चलाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर्स, फैक्ट्री ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट सब यहाँ पे रहते हैं। पोश एरिया, यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं आप यकीन करें कि वहाँ पे टीचर्स नहीं हैं। एक स्कूल में मैं गया, वहाँ पे एक टीचर जो था वो चौकीदार था, दूसरा जो था वो चपड़ासी था। अच्छा। मैंने जो है पूछा हेड मास्टर से कि आप ये क्या कर रहे हैं, टीचर्स कहाँ हैं? तो बोला देखिए टीचर्स तो हैं सियासी भर्तियाँ, अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमें गिरबान से पकड़ के वो बाहर फेंक देंगे। ये प्यारे मासूम बच्चे जो आपके सामने बैठे हैं, अगर इनके सामने मुझे वो कहते हैं MPA साहब, अगर इनके सामने मैं चपड़ासी और चौकीदार ना खड़ा करूं, इन बच्चों को तो नहीं पता कि ये जो इनको पढ़ा रहा है वो चपड़ासी और पढ़ा रहा है और चौकीदार पढ़ा रहा है। तो इन मासूम बच्चों के सामने अगर इन दोनों को भी मैं ना खड़ूं तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? इनका दिल है घर से तैयार हो के आए, माँ बाप ने भेजा है, आते हैं बैठते हैं चले जाते हैं। जो चपड़ासी को और चौकीदार को समझ में आता है वो टिक मार्क मार देता है, जो है छोड़ देता है। लेकिन मैंने निसार साहब से गुजारिश करी कि आप मुझे कोई अथॉरिटी लेटर दें, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने हल्के के अंदर हर स्कूल के अंदर जाऊँगा, टीमें बनाऊँगा, मैं इस चीज़ को पाबंदी से देखूंगा, टीचर्स वहाँ पे आए। आप MPA को इख्तियारात दें। देखें अगर हर MPA अपने हल्के का बेड़ा उठा ले कि मैं अपने हल्के के अंदर जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको जो है देखूंगा, टीचर्स की अटेंडेंस देखूंगा, तो आप समझती हैं कि टीचर्स की इतनी जरूरत है कि वो MPA के सामने खड़ा हो जाए। शहरों में ये हालत है तो आप समझते हैं कि देहातों में क्या सूरत है? मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं सखर में गया था, एक स्कूल एक बिल्डिंग के आगे से गुजरा था, टूटी फूटी सी कोई जगह थी, वो बहुत बड़ी लग रहा था, कोई शानदार खर्चा किया हुआ है। तो एक साहब मेरे साथ थे, मैंने पूछा ये क्या है, तो बोला ये वो है जिसको आपके शहर में वो भूत स्कूल कहते हैं। वो इंग्लिश में घोष नहीं बोल पा रहा था, बोला ये वो भूत स्कूल है। तो देखें ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी है, ये डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी है। अच्छा, ब्रेक के बाद में आपसे ये सवाल एक बात मैं आपको कंटिन्यू करूंगा। देखिए नाराजगी, दुख और गम ये हमें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA से और मिनिस्टर से नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इन्होंने ताला लगाया हुआ स्कूलों के ऊपर, हम नहीं कह रहे हैं कि इन्होंने जो है अपने जेबों से जाके टीचर्स को तनख्वाहें देते थे। नीचे जितना भी सिस्टम चल रहा है ना सभी, उसको देखा नहीं जा रहा है। अच्छे लोग रखे नहीं जा रहे हैं,
जो सिस्टम को चलाएं। मैं कहता हूं कि एक प्राइवेट जो है एक निज़ाम लेकर आना चाहिए जो इन लोगों को भी चेक करें। इनको देखने वाला कोई नहीं है, इनको पता ही नहीं है, ये सो रहे हैं जितने एमपीएस हैं, पूरी असेंबली जो सो रही है, एक हंसी मजाक का जो है ना एक तमाशा लगा हुआ है असेंबली के अंदर। हम बोलते रहते हैं, हम चीखते रहते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है सबीन कि मैं जब बात करता हूँ तो ऐसे नहीं कि जैसे कोई कुत्ता भौंक रहा है। हम भौंकते हैं, हम बैठ जाते हैं, चैप्टर क्लोज हो जाता है, दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है। 5 साल ऐसे ही गुजर जाएंगे सबीन हमारे भौंक भौंक के, ये हलक खुश्क हो जाएगा, लेकिन खुदा की कसम काम नहीं करेंगे। ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ ब्रेक जो वठूं था ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, महकमों में जाली भर्तियों के हवाले से सिंध सरकार का ये कहना है कि ये पिछले दौर में हुई हैं लेकिन हम लोगों ने नहीं की। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? पिछला दौर किसका था? क्या पिछला दौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था? इसी गवर्नमेंट का पिछला दौर था ना, इन्होंने ही करा है ना सब कुछ। हम देखें, हम कहते हैं कोई बात नहीं, कल की तारीख तक, आज 3 तारीख है, 2 तारीख तक जो कुछ हुआ हम हाथ जोड़ के आपको कहते हैं हमने आपको माफ करा। लेकिन खुदा के लिए कल सुबह का जो सूरज निकलेगा 4 तारीख को, उसमें कसम खा लें कि हमने इस सूबे की तकदीर को बदल देना है, इस सूबे की तालीमी निज़ाम को हमने बदल देना है, इस सूबे में जो अस्पताल हैं, जो हेल्थ का सिस्टम है, हमने उसे बदल देना है। हमने लोगों को साफ पानी पिलाना है, हमने लोगों को बिजली फराहम करनी है, हमने लोगों को गैस फराहम करनी है। ये कितना मुश्किल काम है। आप देखिए, आप ख़त्म होते जा रहे हैं। आप शुरू हुए थे कश्मीर से और आप आके रह गए हैं सिर्फ सिंध के ऊपर। आप हर जगह से ख़त्म हो गए हैं। आखिरी मौका है आपके पास। इसके बाद आपको ठप्पे लगाने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तो हज़ारों की तादाद में लोग निकले थे। आने वाले इलेक्शन में सभी लाखों की तादाद में लोग निकलेंगे। ये जो ठप्पे मारने के लिए आते हैं ना, इनको भी जूते मारेंगे लोग वहीं पे आवाम खड़ी होके। अच्छा, पाकिस्तान की तकदीर जो है वो बदलने वाली है। कौम ने फैसला कर लिया है, लोगों ने फैसला कर लिया है इस करप्ट निज़ाम के खिलाफ, इन बेकारियों के खिलाफ, इन गद्दारों के खिलाफ। कौम ने इनको देख लिया है। ये जो पंचर लगाने वाले हैं, इनको कौम ने देख लिया है। अब कौम ने जो निकलना है, रोडों के ऊपर आना है, तो इनको इनके महलों से, इनकी ज़मीनों से इनको निकाल के बाहर फेंकना है। उस वक्त का ना इंतज़ार करें, आपको बहुत पछतावा होगा। अच्छा, डेवलप सक्खर की जैसे आपने बात की, तो डेवलपमेंट आपको सिंध में क्या नजर आई? आप दूसरे शहरों में भी गए होंगे, तो आपको लगता है कि तरक्की कितनी हो सकी अगर हम कराची को छोड़ के सिंध के दूसरे शहरों की बातें करें? देखिए, मैं बहुत मायूस हूँ सभी, मैं बहुत ज़्यादा मायूस हूँ। और आप यकीन करें कि लोग जो है ना वो मोहतरमा को याद करते हैं कि मतलब मोहतरमा होती तो मोहतरमा ये करती। मैंने मोहतरमा को वोट दिया अपना लास्ट। मुझे पता था कि वो क्या औरत थी, मुझे पता था कि वो क्या थी, लेकिन अब वो कुछ नहीं है। लोगों को अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी, लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि वो नहीं है निज़ाम, ये वो चीज़ नहीं है, ये मोहतरमा की सोच इधर नहीं है। मेरी फैमिली जो है वो सपोर्टर रह चुकी है, और आज भी जो अगर कभी उसके शहीद होने का वक्त अगर टीवी में आता है तो आंखों में आंसू आते हैं। हम आज भी भुट्टो साहब को सलाम करते हैं, बैठ के बोलेंगे, बैठ के करेंगे, खड़े होकर करेंगे, मोहतरमा को आज भी सलाम करेंगे। लेकिन मोहतरमा अब नहीं है, बेनज़ीर शहीद जो है वो नहीं है, अभी वो जा चुकी है। अगर उसी के नाम को देख के उन लोगों को मौका दिया जाएगा तो सबीन फिर अंधेरा ही अंधेरा है। लोगों को हकीकत में आना पड़ेगा। सिंध में मेरे ज़्यादा चक्कर नहीं लग सके। देखिए, मैं फ़र्स्ट टाइम इंटीरियर सिंध गया हूँ और मैं सिर्फ सखर में गया हूँ, लेकिन आप मुझसे पूछें तो मुझे कहीं पे हाल अच्छा नहीं नज़र आया है। मैंने कुछ भी नहीं देखा सिंध के अंदर। मैंने सवाए टूटे हुए रोड, मैंने कीचड़, गटर, गंदगी, गलियों में अंधेरा, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा है। देखें, ये गरीब लोग हैं, ये दुआ भी देते हैं और ये बदवा भी देते हैं। गरीब की दुआ भी उसी तरह लगती है जिस तरह गरीब की बदवा लगती है।
ये बेचारे कुछ कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन लेकिन अगर ये झोली फैला के अगर बदवा देने के ऊपर आ जाए ना, तो इनकी बदवा से भी नहीं कोई बच सकेगा। लेकिन इसकी वजह क्या देखते हैं आप? तरक्याती स्कीमें बनती हैं, फंड मिलते हैं, तो फिर ये इतने पैसे कहाँ जाते हैं जब काम नहीं हो रहा? देखें, तरक्याती जो काम होते हैं ना, उसके अंदर मैं आपको बताऊं कि 40 से 45% जो है ना, वो तो कमीशन की नज़र हो जाता है, ठीक है, और बाकी जो बचता है उसके अंदर कोई देखता नहीं है कैसे काम होगा, किस तरह काम होगा। कितनी जगहें ऐसी हैं कि जहाँ पे काम होते हैं और वहाँ पे मुकम्मल नहीं होते हैं। देखें, एमपीए का काम है, वो जाए, वो देखे, वो लिस्ट निकाले कि एडीपी में क्या है। देखें, सीएम साहब ने तो दे दिया, हम तो नहीं कह रहे कि सीएम साहब ने पैसा खा लिया, नहीं, सीएम साहब ने तो दे दिया। अब सीएम साहब की जो टीम है, क्या वो देख रही है लोग क्या कर रहे हैं? क्या इतना मालूम चल रहा है कि जो रोड बनाया था 25 किलोमीटर का, कहीं वो 5 किलोमीटर तो नहीं बनाए? इतना निज़ाम ख़राब है। एक फाइल को साइन करने वाले 12 आदमी हैं, हर आदमी से फाइल गुजरती है, उसके ऊपर जो ना दख्सतें होती हैं। इन लोगों को कम करें खुदारा, कुछ निज़ाम अच्छा लेकर आएँ, कुछ ऐसे लोग लेकर आएँ जो काम कर सकें। हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि हमारा आपके ऊपर रोना नहीं है, जो आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं उनको जाके देखें तो सही आप। अच्छा, हर आदमी अपना जेब भरने में लगा हुआ है, हर आदमी जेब भरने में लगा हुआ है। गरीब का जेब है वो खाली होता जा रहा है। गरीब के जो है ना, गरीब आखिर में लंगोट के ऊपर आगे रह जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा, खाली चादर लेगा, लपेटेगा, बोलेगा मेरा तो हाल है, मेरे पास तो ना रोटी मिली मुझे, ना कपड़ा मिला, ना मकान मिला, जो मेरा अपना था वो भी ले गए। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि पीटीआई का सिंध में फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? कहा जा रहा है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की तरफ से कि तहरीक इंसाफ का कोई भी मुस्तकबिल नहीं है। किसने फरमाया? ये कहा है ख्वाजा साद रफी। ख्वाजा साहब की हकीकत तो मेरे ख्याल से जमशेद दस्ती साहब ने पूरी बयान कर दी है, तो मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा। जाकि बाकी बात रही ज़मीन सिंध की, तो मैं सिंध के लोगों से आपके चैनल पे यहाँ बैठ के मैं इनसे बहुत माफ़ी चाहता हूँ, मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इलेक्शन के दिनों में सिंध के लोगों को वो अहमियत नहीं दे पाई। बग़ैर कोशिशों के इतना लोगों ने इज़्ज़त दी, इतना लोगों ने वोट दिए। काश कि हम जो है सिंध के ऊपर भी उतनी ही मेहनत कर लेते, हमारे चेयरमैन साहब इतना ध्यान सिंध पे भी दे देते, तो अब यकीन करें कि मामला जो है वो बहुत अलग होते। भले ठप्पे लगते, भले पंचर लगते, लेकिन कम से कम लोगों को नज़र तो आता। तो अब हमारे चेयरमैन साहब ने ये वादा किया है कि महीने के अंदर या नहीं तो 2 महीने में एक ट्रिप जो है वो लाजिम इंटीरियर सिंध का होगा। हम वहाँ पे जाएंगे, हम लोगों से मिलेंगे, हम रिश्ते कायम करेंगे। आप हैरान होंगी जो सखर के अंदर हमें जो है लोगों से वो मिला है, एक रिस्पांस मिला है, लोगों की मोहब्बत। वो हमारे चेयरमैन को मतलब देखने के लिए इतना वो मतलब क्या मैं आपसे बयान नहीं कर सकता हूँ। और सखर के अंदर रहते हुए सखर जैसा जो गांव है, सखर को मैं शहर तो नहीं कहूँगा, असेंबली में अमूनन कुछ हमारे एमपीए भाई हैं जो कहते हैं कि सखर जो है वो सिंध का तीसरा बड़ा शहर है। बिल्कुल। तो अब जो एमपीए जिस दिन कहेगा ना कि सखर सिंध का तीसरा बड़ा शहर है, मैं उसी वक्त खड़ा होकर बोलूंगा कि सखर सिंध का तीसरा बड़ा गांव है, देहात है, शहर नहीं है वो। सिंध में पीटीआई का फ्यूचर बहुत रोशन है। बहुत लोग हैं जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डेली बेसिस पे ज्वाइन कर रहे हैं। उनके ऊपर जो है एक पॉलिटिकल जो है वो मुकदमे कायम किए जा रहे हैं, लेकिन लोग बैठे हुए हैं, लोग काम कर रहे हैं, खामोशी से भी काम कर रहे हैं, ज्वाइनिंग्स करवा रहे हैं, ताकि वो मतलब सामने, आपको तो पता है सामने आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, कैसे कैसे वडेरे बैठे हैं, ऐसी मूछें मोड़ने वाले और यूं यूं करने वाले। तो हम तो सभी सादे लोग हैं, हम तो कलम वाले लोग हैं, ना हमारे पास पैसा है, ना हमने करप्शन करनी है। मेरे पास बहुत से कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, कहते हैं साईं आपके पास 4 करोड़ रुपए का ठेका है, 10% आपको एडवांस दे देते हैं। हम कहते हैं भाई हमने हाथ जोड़े, अल्लाह ने इज़्ज़त की रोटी दी है, वो खाएंगे। ये 10% तुम हमको नहीं दो, तुम 10 किलोमीटर अगर ज़्यादा बना सको तो वो बना देना। तो सिंध में हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हमारे जितने सिंधी भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बुज़ुर्ग जितने बैठे हैं, इनको मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि सिंध के अंदर हर जगह हमारे चेयरमैन इमरान खान आएंगे। हम आपसे गुजारिश करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारा साथ दें और हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के लिए क्या कर सकता है। लेकिन आप अंधेरे में फैसला ना करना। आप जब इलेक्शंस होंगे तो उससे पहले ये देखना कि केपीके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या परफॉर्मेंस दिखाई है, पहले हुकूमत ने क्या दिखाई और हमने क्या दिखाई। आपको लगता है अगर सिंध से ज़्यादा वहाँ पर काम हुआ है, सिंध से ज़्यादा लोगों को इंसाफ मिला है, तो आप हमें वोट देना, वरना आप हमें वोट ना देना।
और कभी भी इनको मैं बताना चाहूँगा, मैं अपने सिंधी भाइयों को, कि खुदा के लिए आजमाए हुए को बार बार मत आजमाएं। किलो को जितनी बार तोलेंगी किलो किलो ही निकलेगा, वो कभी 1.25 किलो या 1 छटांग ऊपर नहीं होगा, उसने वही किलो रहना है। बहुत शुक्रिया आपका, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, अॼु जी ॻाल्हि प्रोग्राम जो वक़्त ते ख़त्म थो थिए। पंहिंजी मेज़बान सभिनी मेमण खे ॾींदा इजाज़त। अला वाहे।